विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। अवकाश तिवारी के लेख की पहली लाइन जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा ये एक पोएटिक लाइन है। लेकिन जितना मैं इसे पढ़ता गया उतना लगा कि ये कोई कविता नहीं बल्कि हमारी पूरी सभ्यता का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। सही। आज हम इसी एक लाइन की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास अवकाश तिवारी का ये लेख है जो विचार की शक्ति के तो बहुत ही दिलचस्प पहलू को उजागर करता है। हाँ, पहला तो ये कि विचार कैसे ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोजता है जो पहले से मौजूद हैं। राइट। और दूसरा, कैसे वो एक बिल्कुल नए समाज और एक नई हकीकत को रचता है जो पहले कभी थी ही नहीं। और आज हमारी चर्चा का मिशन भी यही है ना, ये समझना कि विचार की इस दोहरी शक्ति को भारतीय दर्शन और पश्चिमी चिंतन ने कैसे देखा है। बिल्कुल। क्या दोनों इसे एक ही तरह से देखते हैं या उनके नजरिए में कोई बुनियादी फर्क है? हम न्यूटन से बुद्ध तक और रूसो से गांधी तक ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलग अलग विचारों ने सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इंसान होने के मायने ही बदल दिए। बात शुरू करने से पहले एक बात मेरे मन में घूम रही है। हम बचपन से उपनिषदों का एक वाक्य सुनते आए हैं। कौन सा? यथा चिंतयति मनुष्य तथैव भवति। यानी इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मैं इसे हमेशा एक स्पिरिचुअल या सेल्फ हेल्प कोट की तरह देखता था। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे ही देखते हैं। लेकिन ये लेख पढ़ने के बाद लग रहा है कि इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए सच है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, और यही इस लेख का सार है। ये वाक्य सिर्फ व्यक्तिगत विकास का सूत्र नहीं है, ये सभ्यता के विकास का भी सूत्र है। देखिए, विचार सिर्फ हमारे मन में उठने वाली तरंगे नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक रॉ पावर है, एक कच्ची ऊर्जा। ये वो शक्ति है जो या तो अंधेरे में रोशनी कर सकती है या फिर पूरे के पूरे युग को राख में मिला सकती है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर लेख के पहले इसे से शुरू करते हैं जहाँ विचार की खोज करने की शक्ति की बात होती है। लेख कहता है कि विचार ही वो चीज है जो इंसान को बाकी जानवरों से अलग करती है। उदाहरण दिया गया है न्यूटन का। हाँ, सेब वाला। हाँ, सेब तो हजारों साल से गिर रहे थे, जानवर भी देखते थे, हम इंसान भी देखते थे, पर सिर्फ न्यूटन के मन में ही ये सवाल क्यों आया कि ये नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। बात सिर्फ सेब के गिरने की नहीं है, बात उस क्यों की है जो सिर्फ इंसान पूछ सकता है। अच्छा। हजारों जानवर सेब गिरते देखते रहे होंगे, लेकिन सिर्फ एक इंसान के विचार ने उस साधारण सी घटना को एक सवाल में बदला, और उस सवाल ने ब्रह्मांड का एक नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, खोज निकाला। मतलब विचार की असली शक्ति घटना को सिर्फ देखने में नहीं है, नहीं, बल्कि उसमें एक पैटर्न, एक नियम खोजने में है। एग्जैक्टली। ये डिस्कवरी की पावर है। और ये सिलसिला रुका नहीं। डार्विन ने जीवों में विकास का पैटर्न खोजा, आइंस्टाइन ने समय और स्पेस के रिश्ते को खोजा। लेकिन क्या ये खोज वाली शक्ति सिर्फ विज्ञान तक या पश्चिम तक ही सीमित है? नहीं, लेख तो ऐसा नहीं मानता। वो इसे भारतीय चिंतन से जोड़ता है, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। हाँ, और यही बात इसे और गहरा बनाती है। लेख ऋग्वेद के नाज़दीय सूक्त के एक बहुत पुराने सवाल का जिक्र करता है। सृष्टि कहाँ से आई? इसे किसने बनाया? क्या बनाने वाला भी जानता है या वो भी नहीं जानता? या एक और सवाल, कस्मै देवाय हविषा विधेम, यानी हम किस देवता की आराधना करें? जीवन का परम सत्य क्या है? सही। अब देखिए, ये सवाल भी तो एक खोज ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि न्यूटन और डार्विन बाहरी दुनिया के नियम खोज रहे थे, और हमारे ऋषि मुनि भीतरी दुनिया के। बिल्कुल, चेतना के नियम खोज रहे थे। देवत्व क्या है, नैतिकता क्या है, न्याय का असली मतलब क्या है, ये सब भी विचार की ही खोज है। एक बाहरी खोज है, एक भीतरी। वाह, मतलब एक ने खोजा कि दुनिया कैसे चलती है और दूसरे ने खोजा कि हमें इस दुनिया में कैसे चलना चाहिए। हाँ, कह सकते हैं। और यहीं से कहानी दूसरे मोड़ पर आती है जो मुझे और भी ज्यादा हैरान करने वाला लगा। विचार सिर्फ खोजते नहीं हैं, वो रचते भी हैं। हाँ। मेरा मतलब है, गुरुत्वाकर्षण तो न्यूटन से पहले भी था, उन्होंने सिर्फ उसे खोजा, लेकिन लोकतंत्र, संविधान, मानवाधिकार, ये चीजें तो प्रकृति में कहीं नहीं थी। नहीं थे। ये किसी पेड़ पर नहीं उगती, इन्हें तो इंसानी विचार ने लिटरली शून्य से घड़ा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही विचार की क्रिएटिव पावर है, निर्माण करने की शक्ति। लेख में रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो तो क्रांतिकारी विचार था। बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने पहली बार ये कहा कि राजा का शासन करने का अधिकार ईश्वर से नहीं मिलता, बल्कि हम सब से, यानी जनता की सहमति से आता है।
इस एक विचार ने राजशाही की सदियों पुरानी नींव हिला दी और लोकतंत्र का दरवाजा खोल दिया। एकदम। और अगर हम इसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तब तो इसके उदाहरण और भी शक्तिशाली लगते हैं। गांधी का सत्याग्रह का विचार, हाँ, ये कोई पुरानी किताब में नहीं लिखा था, ये एक बिल्कुल नया आविष्कार था। ये सोचना भी उस वक्त कितना अजीब लगा होगा कि एक साम्राज्य जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, उससे हम बिना हथियार उठाए लड़ेंगे। हाँ, सिर्फ अपने सच पर टिके रहकर। हाँ। और ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं थी, ये नैतिकता और प्रतिरोध का एक बिल्कुल नया दर्शन था। इसने करोड़ों लोगों को बिना हिंसा के शक्तिशाली बना दिया। सही। इसी कड़ी में डॉक्टर अंबेडकर का वो नारा देखिए, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक ऐसा विचार था जिसने सदियों से दबे हुए समाज के मन में आत्मसम्मान और अधिकार की चेतना जगा दी। इसने एक नई सामाजिक हकीकत की नींव रखी। ये विचार की रचनात्मक शक्ति है जो शून्य से एक नई सोशल रियलिटी गढ़ देती है। लेख कला का भी जिक्र करता है, कालिदास के शाकुंतला का, कि उन्होंने सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं लिखी बल्कि मानवीय संवेदनाओं, प्रेम और विरह का एक ऐसा इमोशनल यूनिवर्स बना दिया जो आज भी जिंदा है। और इसी तरह तुलसीदास का ये कहना कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, ये असलियत का वर्णन नहीं है। दुनिया सिया राम में है नहीं, पर इस विचार को मानने से वैसी बन जाती है। अच्छा, ये एक दृष्टि का निर्माण है। हाँ, एक ऐसी दुनिया की रचना जहां हर कण में ईश्वर का वास है। ये दिखाता है कि विचार सिर्फ समाज और कानून नहीं बनाता, वो हमारे देखने का नजरिया, हमारी पूरी वास्तविकता ही बदल देता है। यहाँ तक तो सब बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि विचार खोज सकता है, रच सकता है, लेकिन कहानी का एक दूसरा बहुत डरावना पहलू भी है। बिल्कुल। इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि हर विचार अच्छा नहीं होता। अगर विचार में इतनी शक्ति है तो क्या होता है जब वो शक्ति गलत हाथों में पड़ जाती है। और यही इस दोधारी तलवार का दूसरा किनारा है। एक तरफ हमारे पास बुद्ध और महावीर के विचार हैं, जिन्होंने करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान की एक पूरी संस्कृति बनाई। तो दूसरी तरफ उसी विचार की शक्ति का सबसे भयावह रूप भी है हिटलर की नाजी विचारधारा। हाँ। ये भी तो एक विचार ही था, नस्लीय श्रेष्ठता का एक जहरीला विचार जिसने पूरी दुनिया को एक ऐसे नरसंहार में धकेल दिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। ये तुलना दिमाग सुन कर देती है। एक ही शक्ति से बुद्ध भी पैदा होते हैं और हिटलर भी। हाँ। गांधी का अहिंसा का विचार एक साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, तो वहीं आतंकवाद का विचार पूरी दुनिया की सभ्यताओं के लिए एक नासूर बन जाता है। ये दोनों ही विचारों की उपज है। सही कहा। और यहाँ ये सवाल उठता है कि फर्क कहाँ है। लेख कहता है कि फर्क शायद विचार के अच्छा या बुरा होने से ज्यादा उस विचार को लेकर पैदा हुई अंधश्रद्धा या एब्सोल्यूट सर्टेनिटी में है। मतलब गांधी भी अपने सच को लेकर निश्चित थे और एक आतंकवादी भी अपने सच को लेकर उतना ही निश्चित हो सकता है। जब कोई विचार हर सवाल को खत्म कर देता है और खुद पर शक करने की गुंजाइश मिटा देता है, तब वो खतरनाक हो जाता है, चाहे वो विचार किसी भी तरफ का हो। किसी भी तरफ का। यहीं पर कबीर की बात याद आती है जिसका जिक्र लेख में है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार और जीत, सृजन और विनाश, ये सब बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे अंदर के विचारों से तय होता है। और आज के दौर में तो ये लड़ाई और भी तेज और जटिल हो गई है। विचारों की रफ्तार पहले कभी इतनी नहीं थी। सही बात है। आज एक ट्वीट, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड या एक सोशल मीडिया पोस्ट पूरी दुनिया में एक आंदोलन खड़ा कर सकता है या किसी की इज्जत खाक में मिला सकता है। इसने हर व्यक्ति को एक विचारक और प्रकाशक बना दिया है, जिसके अच्छे और बुरे दोनों नतीजे हैं। और इसी तेजी के साथ एक नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, जिसका जिक्र लेख के आखिर में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI। हाँ, AI। अब तक विचार करना, रचना करना, कविता लिखना, संगीत बनाना, ये सब इंसान का कह सकते हैं कि उसका एकाधिकार था, उसकी मोनोपोली थी। सही। पर अब AI ये सब कर सकता है। वो हमारी तरह सोच सकता है, रच सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंसान अपनी ही बनाई हुई रचना के सामने विचार करने की क्षमता में पिछड़ जाएगा? अगर एक एल्गोरिदम हमसे बेहतर बिजनेस प्लान या बेहतर मार्केटिंग स्लोगन बना सकता है या गुड इनफ आर्ट बना सकता है, तो क्या हम अपनी रचनात्मक सोच को इस्तेमाल करना कम कर देंगे? क्या हमारी सोचने की मौलिकता पर कोई खतरा है? ये आज के युग का सबसे बड़ा दार्शनिक सवाल है।
खतरा मशीन से नहीं है, खतरा अपनी सोचने की क्षमता के आलसी हो जाने का है। इंटेलेक्चुअल एट्रोफी। हाँ, उसे यही कह सकते हैं। और इसी के साथ एक और संकट है, जलवायु संकट। ये संकट हमें चीख चीख कर बता रहा है कि हमारी पुरानी सोच, हमारा विकास का पुराना मॉडल अब काम नहीं कर रहा। हमें नए विचारों की जरूरत है। हमें सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं, बेहतर विचारों की जरूरत है। हमें टिकाऊ विकास, प्रकृति के साथ संतुलन और जरूरत से ज्यादा उपभोग ना करने वाले विचारों को अपनाना होगा। भविष्य की सभ्यता इन्हीं नए विचारों पर टिकेगी। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से कई रास्ते निकलते हैं। हमारे विचार हमें एक बेहतर टिकाऊ भविष्य की तरफ भी ले जा सकते हैं और विनाश की तरफ भी। बिल्कुल। लेख इस पूरी बात को गीता के एक श्लोक से बहुत खूबसूरती से समेटता है। मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयोः। मतलब मनुष्य का बंधन और मोक्ष दोनों का कारण उसका मन ही है। हाँ, उसके विचार ही है। विचार एक चिंगारी की तरह है, वो दीपक भी जला सकती है और पूरा जंगल भी। चुनाव हमेशा हमारा होता है। तो आज हमने देखा कि विचार एक दोधारी तलवार की तरह है। उसने प्रकृति के रहस्यों को खोला, ये उसकी खोज की शक्ति है। और उसने कला, समाज और संस्कृति का निर्माण किया जो पहले कहीं नहीं थे। ये उसकी सृष्टि की शक्ति है। और जैसा कि लेख के अंत में कहा गया है, यद भावम तद भवति, यानी जैसा हमारा भाव या विचार होगा वैसा ही जगत हमारे लिए बन जाएगा। ये एक शाश्वत सत्य है। विचार सिर्फ दुनिया को समझने का जरिया नहीं है, बल्कि दुनिया को बनाने का सबसे शक्तिशाली औजार है जो हम सबके पास है। ये पूरी बातचीत मुझे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर छोड़ जाती है। लेख तो सभ्यताओं और बड़े बड़े विचारों की बात करता है, लेकिन अगर हम इसे अपने स्तर पर देखें तो सोचने वाली बात यह है कि आज इस पल में हमारे अपने व्यक्तिगत विचार किस तरह की दुनिया बना रहे हैं, हमारे अपने लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए। क्या हम अनजाने में किसी पुरानी सोच को ही दोहरा रहे हैं या सचेत होकर कुछ नया और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे मन की चिंगारी दीपक जला रही है या अनजाने में कहीं आग लगा रही है?